नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अरुण कुमार कनौजिया एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ विद एके सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। भावी भविष्य के अध्यापकों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे साथियों, आज मैं अपने YouTube चैनल पर संख्या पद्धति का दूसरा नंबर 2 यानी भाग 2 वीडियो लेकर आ रहा हूं, जो संख्या पद्धति से ही संबंधित है और उसी से आगे है। जहां कल हमने समाप्त किया था, आज हम वहीं आगे उससे शुरू करेंगे। हम आज उससे वहीं से जब आगे शुरू करेंगे तो सबसे पहले बात हमारी आती है कि कल हमने पढ़ा था भाज्य, अभाज्य, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृत संख्याएं। उसी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और पहला टॉपिक आज का बनाते हैं जो है अभाज्य संख्याओं के। अभाज्य संख्याओं को हमने कल पढ़ ही लिया था, तो कल अभाज्य को हमने पढ़ा था, आज अभाज्य के हम आगे पढ़ेंगे। अभाज्य के आगे अभाज्य के बारे में जानेंगे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा कल ही लिख लिया गया था उस वाले वीडियो में। अभाज्य की परिभाषा होती है वो संख्याएं जो एक से और स्वयं के सिवा किसी और से न कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। पहला चीज लिख के यहां आता है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्याओं, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर यहां होती है 25। 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। कई बार इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, टेट में भी पूछे जा चुके हैं कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 51 से 100 तक कितनी होती है, तो लिख लेते हैं 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 37, 41, 43, 47। यहां 1 मिनट रुकेंगे हम। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये यहां एक क्वेश्चन और भी अगर बन के आए कभी कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है, जबकि 1 से 100 तक कुल संख्या 25 होती है। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 होती है। उसके आगे बढ़ेंगे अब हम। 47, 53, आगे लिख लेते हैं इधर अब 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 87 और 89 और 97 और 97। तो 1 से 50 तक 15 संख्याएं, 51 से 100 तक 10 संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं। यहां हम नोट लगा के लिख सकते हैं 1 से 50 तक 15, 51 से 100 तक 10
क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि 1 से 30 तक लिख लेंगे 10। ये हो गई। तो पहली चीज, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम 2 ही खंड हो, 1 से डिवाइड हो, 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है और उसमें 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। दूसरी चीज, शेष 1 से 100 तक 74, शेष 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, जबकि एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस तरह से 100 तक की जो है भाज्य, अभाज्य एवं एक जो ना भाज्य है ना भाज्य है वो संख्या होती है। इसके बाद आता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। जुड़वा, जुड़वा अभाज्य यानी दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हो जिनके बीच का अंतर 2 हो। दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और ये संख्याएं हैं, लिख सकते हैं 3, 5, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19 आदि। तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, इन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद हम आएंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ये नोट कर लेते हैं स्टार बना के। सह अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी दो प्राकृत संख्याएं। यहां याद रखना, जुड़वा अभाज्य में ऐसी दो अभाज्य संख्याएं थी, लेकिन सह अभाज्य की परिभाषा में यह वर्ड नहीं है, यहां है ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनके या जिनका महत्तम समाप्तवर्तक, जिनका मासा 1 हो। ऐसी दो प्राकृत संख्या जिनका मासा 2 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 4 और 5, 4 और 5 का आप लासा निकालेंगे, आप आसानी से जान जाएंगे कि 4 और 5 का लासा निकालने पर आपको मासा निकालने पर, जब भी आप 4 और 5 का मासा निकालेंगे, आपको आंसर जो है, मासा जो प्राप्त होगा वो हमेशा 1 मिलेगा। 5 और 7, 5 और 7, 4 और 9 आदि, ये सह अभाज्य में आते हैं। ये सह अभाज्य में आते हैं। जुड़वा अभाज्य वो हो, ऐसी दो संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं,
जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य वो होती हैं ऐसी दो प्रकृत संख्याएं जिनका मासा 1 हो। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योग, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके सभी अपवर्तकों का योग संख्या का 2 गुना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। वह संख्या संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। परफेक्ट नंबर कहलाती है संपूर्ण संख्या। ऐसी प्रकृत संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों, यानी अगर उनके खंड किए जाएं, जिनके अपवर्तकों का योगफल संख्या का 2 गुना हो जाए, संपूर्ण संख्या कहलाती है। 1 से और 100 के बीच में 6 और 28 ऐसी 2 संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्याएं हैं। देख लेते हैं। 6 का अपवर्तक 1, 2, 3 और खुद स्वयं 6 है। 1 से कट रही है 6, 2 से हो रही है विभाजित, 3 से हो रही है विभाजित और 6 से हो रही है। अब इसके अपवर्तकों का योग कर लीजिए। 1, 2, 3 और 6 बराबर 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। ये हो गई। दूसरी संख्या आपने लिखी है 28। 28 किस किस से विभाजित हो रही है? 1 से हो रही है, 2 से हो रही है, 4 से हो रही है, 7 से, 14 से और 28 से। जोड़ लेते हैं। 42, 7, 49, 4, 53, 2, 55 और 1, 56। यहां भी 2 गुना हो गया, यहां भी 2 गुना हो गया। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों का अगर योगफल किया जाए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके अपवर्तकों का यदि योगफल किया जाए और योगफल करने पर वो संख्या का 2 गुना हो जाए, जो संख्या है वास्तविक उसका 2 गुना हो जाए, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। यहीं पर एक छोटी सी चीज और बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग वहीं पहुंचेंगे परमीय और अपरमीय पर। उसी को आज आगे बढ़ाना है, लेकिन कुछ चीजें जो उस वीडियो में नहीं हो पाई थी उनको आज हमने समेटने की कोशिश की है, इस वीडियो में उसको पूरा करने की कोशिश की है। इसके बाद आता है आपके लिए रामानुजन संख्या। महान गणितज्ञ रामानुजन संख्या।
ये कौन सी संख्या है? रामानुजन संख्या। जिस तरह से अभी तक की संख्याएं पढ़ी वैसे ही रामानुजन संख्या है। ऐसी प्राकृत संख्या जिन्हें दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। ऐसी प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। रामानुजन संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। और वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है हमारी 1729। वो संख्या है हमारी 1729। कौन सी संख्या है? 1729। क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से रामानुजन संख्या कौन सी है, तो याद रखना हमें 1729। दो विभिन्न घन रूप में लिख सकते हो। एक तो 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 और दूसरा 12 की घात 3 प्लस 1 की घात 3 यानी घन रूप में। 10 गुणे 10 गुणे 10 प्लस 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो गया 1000 धन 729। यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12 धन 1 गुणे 1 1728 1 1729। यहाँ भी हो गया 1729। तो ये याद रखना मात्र एक यही संख्या है 1729 जिसको दो विभिन्न घन रूपों के योग के रूप में लिखकर, दो विभिन्न तरीके से लिख करके और वही वास्तविक आंसर वही तरीका से प्राप्त किया जा सकता है। वो संख्या 1729 है जिसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। इसकी खोज ही रामानुजन जी ने की थी, तो यह रामानुजन संख्या कहलाती है। और इसके बाद अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, चाहे स्क्रीनशॉट बनाएं और फिर आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमीय और अपरमीय संख्या। परमीय और अपरमीय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परमीय संख्या, रेशनल नंबर। परमीय संख्या वह संख्या होती है जिसे P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके। यानी अब यहां एक चीज आपको यह याद रखना है कि P अपान Q के फॉर्म में लिखा जाए तो यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं यहां नोट लगा के लिख रहा हूं, इसमें सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या
सभी पूर्णांक एवं रूट के अंदर, यानी जो रूट का साइन है, इस रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह भी परमीय संख्या है। जैसे 25, हम जिसका वर्गमूल निकालें तो संख्या रूट से बाहर आ जाए, वह संख्या भी यहां सम्मिलित है। अब यहां इस चीज को लिखने का उद्देश्य है कि ये कंफ्यूजन ऋण 5 होगी कि नहीं होगी, ऋण 3/5 होगा कि नहीं, 1/36 होगा कि नहीं। तो यहां याद रखिए सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या एवं समस्त पूर्णांक एवं रूट के अंदर पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं परमीय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता। अर्थात P/Q में ये P जो है ये पूर्णांक जो है उसी का मेंबर है और ये Q भी उसी का मेंबर है जो पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन एक शर्त लिए हुए हैं कि ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये कभी 0 के बराबर वैल्यू का नहीं हो सकता, यानी कभी भी Q का वैल्यू हम 0 वहां नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वह संख्या परमीय संख्या है और उसमें ये सारी संख्याएं आ जाती हैं स्वतः ही, ये सारी की सारी संख्याएं परमीय संख्या के लिए आती हैं। उदाहरण कुछ लिख लेते हैं। 3/7, 11/13 31, -5/7, 6/7 9। 9 है परमीय संख्या, सब में तो बटा लगा था, यहां है परमीय संख्या है। कैसे? बटा 1 कर दिया, बटा 1 कर दिया, लिखा है ना सभी पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं, तो 9 क्या है? प्राकृत संख्या है। तो जब समस्त प्राकृत संख्याएं परमीय संख्या है तो 9 भी भैया परमीय संख्या है। कैसे? हमें बटा के रूप में लिखना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है तो 9/1 कर दिया। बात हुई है कि 0 पे वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यहां 0 नहीं होना चाहिए, 0 का हमने तो 1 लिख दिया, तो 9/1 भी हमारी परमीय संख्या है। और उसके बाद में √4, 2 दूनी 4, 2 बाहर आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग है 4, √9, √25, √36, 1/√25, 1/√36 आदि। ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। यहां आ गए कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक ऐसे ही लिखा 5/25, 1/5 हो जाएगा, चकाक 36, 1/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/1 बना लेंगे हम, 6/1 बना लेंगे, 9 3 त्रिका 9, 3/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2/1 हो जाएगा, 9/1, 6/7, 5/7, 11/31, 3/7। तो ये संख्याएं हमारी हो गई कौन सी? ये हमारी हो गई परमीय संख्याएं, ये हमारी हो गई परमीय संख्याएं। यहां तक एक स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं, बनाना चाहें। और इसके बाद अब हम आएंगे और वो है हमारा जो है पूर्ण संख्या, सॉरी अपरमीय संख्या। इसके बाद अब हम आएंगे अपने दूसरे टॉपिक पर जो है अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या अपरमीय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरमीय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरमीय या इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके
अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी इतना याद रखिए, इतना याद रखने से बेहतर है, सिर्फ इतना याद रखिए, जो परमेय में नहीं चलेगा वो आपके अपरिमेय में चलेगा, जो आपके परमेय संख्याओं में नहीं चलेगा वही आके आपके अपरिमेय संख्या में चलेगा। जैसे √2, क्या यहां लिखा गया था? नहीं, क्योंकि रूट का जब भी हम अगर वो निकालेंगे, बाहर करने की कोशिश करेंगे, तो ये यहां पर शांत दशमलव भी नहीं, अशांत दशमलव में निकलेगा, तो ये चीज हो जाएगी √2। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2, तो इसलिए ये अपरिमेय में चलेगी। √3, पाई एवं अन्य ऐसी चीजें। यानी इतना याद रखिए कि जितनी भी संख्याओं के ऊपर रूट लगा है, अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी, अगर पूर्ण वर्ग है तो परमेय हो जाएगी। साथ के साथ ऐसी चीजें, ऐसे संकेतक चिन्ह जो होते हैं वो सब के सब आपके कहां आ जाते हैं? अपरिमेय में आ जाते हैं। क्वेश्चन था इससे पहले, पाई क्या है? अगर पाई है तो अपरिमेय है, पाई का मान 22/7 है तो परमेय है, पाई अपरिमेय और पाई का मान 22/7 परमेय है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, शून्य क्या है? तो शून्य भी परमेय है, शून्य भी परमेय है, क्योंकि पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय है, तो पूर्ण संख्या शून्य से ही शुरू होती है, तो वह संख्या स्वतः ही, जो शून्य है वह स्वतः ही अपने आप ही परमेय संख्या में जाके बैठ जाएगी। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम आएंगे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती पर। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? क्वेश्चन आ जाता है 9999 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बन के आता है 9999 के पूर्ववर्ती की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, या 9999 के अनुवर्ती की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं, तो सबसे पहले हेडिंग लेते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं, और दूसरा यह ले लेते हैं अनुवर्ती ऑब्लिक उत्तरवर्ती ऑब्लिक परवर्ती। इतने नाम ना याद हो तो इतना याद रखना कि एक प्रेडिसीजर है और एक सक्सीजर है। प्रेडिसीजर और सक्सीजर नंबर है, प्रेडिसीजर्स और सक्सीजर्स नंबर है। ये पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं, किसी भी प्राकृत संख्याएं का, ऐसी नहीं कहेंगे, किसी भी प्राकृत संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृत संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, और किसी भी संख्या के तुरंत बाद की, यानी या अगली संख्या, किसी भी संख्या की अगली संख्या उस संख्या की उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी संख्या के पहले की, यानी तुरंत पहले की, जो उससे पहले आई हो, किसी संख्या के पहले की संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। और अनुवर्ती किसी भी यहां जोड़ सकते हैं प्राकृत, किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या की अगली संख्या अनुवर्ती
संख्या कहलाती है अनुवर्ती संख्या कहलाती है। यानी परमेय और अपरमेय में बस इतना याद रखना है कि अगर ठीक पहले की संख्या है, किसी प्राकृत संख्या के ठीक पहले की संख्या है, तो वह संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। जैसे 99 की पूर्ववर्ती संख्या, 99 से पहले आ रहा है 98, तो 99 की पूर्ववर्ती 98 हो गई। 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या 9,999 हो गई। करना क्या है, याद क्या रखना है, इसका तरीका है, यहां पर पूर्ववर्ती में -1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, -1, एक घटा देते हैं। इनमें क्या करते हैं, एक घटा देते हैं और इनमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। उत्तरवर्ती या परवर्ती में जोड़ देते हैं। भैया दी गई संख्या के ठीक बाद की संख्या, अगली संख्या, तो एक जुड़ जाएगा। ठीक पहले की संख्या तो एक घट जाएगा। यहां है अगर 9,999 की पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती संख्या यानी अनुवर्ती संख्या, तो एक जोड़ दीजिए, 10,000 हो जाएगा। अगली संख्या 10,000 ही होगी। या ऐसे हो सकता है 9,899 है, तो अगली संख्या निकालना है, तो आप जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो तुरंत अगली संख्या क्या बन जाएगी, आप इसमें जोड़ देंगे तो आप जोड़ा 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, 8 और 1 को 9 हो गया, 9,900 हो गया। 8,999 9,900 हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या बन के आता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस बन के यहाँ आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं कि 9,999 के पूर्ववर्ती संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 9,999 के पूर्ववर्ती, तो के पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, के पूर्ववर्ती हो गया 9,998 की उत्तरवर्ती, तो किसी भी संख्या की उत्तरवर्ती फ्री हो। कैसे हुआ, 9,999 की पूर्ववर्ती 9,898, अब 9,898 की उत्तरवर्ती तो 9,999। सवाल में क्या कहा गया था कि 9,999 की पूर्ववर्ती संख्या की 9,999 की पूर्ववर्ती संख्या की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करो। उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करो। तो 9,999 की पूर्ववर्ती संख्या एक माइनस करेंगे, तो जैसे ही एक माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पूर्ववर्ती निकालना है, तो ये हो जाएगा 9,998। अब की उत्तरवर्ती, इसकी जो ये निकल के आया था, इसकी उत्तरवर्ती निकालना है, तो फिर से +1 करो यहाँ पर, और यही मिल गया 9,999। और यही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो ये नहीं, हमें सवाल को बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना है, जो भी पेपर में आता है, और फिर करना है। लेकिन याद क्या रखना है, दिमाग में सिर्फ इतना बिठा के रखिए कि पूर्ववर्ती में -1 कर देना है, और अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती संख्या अगर लिखा मिले तो +1 कर देना है। जो भी संख्या दी जाएगी उत्तर आपका सही हो जाएगा, वहां दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने से पूर्व हम लोग एक काम करते हैं, दार्शनिक प्रणाली की बात की गई थी, थोड़ा सा दार्शनिक प्रणाली को एक्सप्लेन कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या, और फिर उसके बाद अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली, डेसिमल सिस्टम। दार्शनिक प्रणाली जिस प्रकार से विभिन्न लिपियों के लिए, जिस प्रकार से विभिन्न लिपियों की अपनी एक वर्णमाला होती है, जिस प्रकार से विभिन्न लिपियों की अपनी एक वर्णमाला होती है, उन्हीं वर्णमाला के आधार पर शब्दों की रचना होती है, उसी तरह से गणित में अपनी एक दार्शनिक प्रणाली यानी अपनी भी एक वर्णमाला है, और वह वर्णमाला उसकी है संकेत रूप, यानी जिन्हें हम अंक बोलते हैं। इसके वर्णमाला, जो इसका वर्णमाला है उसे हम अंक बोलते हैं, संकेत रूप में होता है 0 1 2
3 4 5 6 7 8 और 9। वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं संकेतों के आधार पर, इन्हीं संकेतों के आधार पर हम बड़ी से बड़ी असंख्य संख्याएं, अनंत संख्याएं तक लिख जाते हैं। बहुत सारी संख्याएं, असंख्य संख्याएं तक लिख जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। क्योंकि एक संख्या बनाए, एक और जोड़ दिया, नई संख्या, फिर उसमें एक जोड़ दिया, एक और नई संख्या। तो यही दार्शनिक प्रणाली के अंक, कुल अंकों की संख्या 10 है। क्वेश्चन अगर बन गया कि दार्शनिक प्रणाली में कुल अंक कितने होते हैं, तो दार्शनिक प्रणाली में कुल अंक आपके 10 होते हैं। कौन से होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक होते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 होती है और इन्हीं 10 अंकों के आधार पर असंख्य संख्याएं लिखी जा सकती है, बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी जा सकती है। इन्हें हम 10 जो है अपना दार्शनिक प्रणाली कहते हैं या डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।